ओके, तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं ना, सच कहूं तो वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से बिल्कुल कम नहीं है, लेकिन यह 100% सच है। एक ऐसा इंसान जिसने लिटरली शून्य से शुरुआत की और फिर ऐसी ऊंचाइयों को छुआ जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, आपने सही गैस किया, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जिन्हें हम सब और पूरी दुनिया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। तो आइए देखते हैं कि कैसे एक बेहद गरीब बच्चे ने अपने अदम्य साहस और संघर्ष से एक महान राष्ट्रनायक तक का सफर तय किया। ट्रस्ट मी, ये सफर हम सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। अब जरा इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की कल्पना कीजिए। एक तरफ रामेश्वरम के समुद्र किनारे की वो हकीकत है जहां एक छोटे से बच्चे के पास पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी। पक्की छत तो छोड़ ही दीजिए, परिवार को 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। और दूसरी तरफ वही बच्चा आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का 11वां राष्ट्रपति बनता है और भारत को एक परमाणु महाशक्ति बना देता है। मतलब रामेश्वरम के उन रेतीले तटों से लेकर सीधे राष्ट्रपति भवन तक की दूरी, ये एकदम असंभव सी लगती है ना। लेकिन ये फासला आखिर तय कैसे हुआ, चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। 15 अक्टूबर 1931 को जन्मे कलाम साहब का जो शुरुआती जीवन था ना, वो घोर गरीबी में बीता। उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाते थे। पूरा का पूरा परिवार एक छोटे से कमरे वाले घर में रहता था और शाम होते ही वहां घना अंधेरा छा जाता था। अब सोचिए, उस घुप अंधेरे में किसी के अंदर पढ़ाई का इतना जुनून कैसे हो सकता है। पता है, उनके माता पिता खुद अंधेरे में बैठते थे और चांद की वो जो हल्की सी रोशनी आती थी या कभी कभार खरीदे गए थोड़े से तेल से जलने वाली लालटेन, वो अपने बच्चों को दे देते थे ताकि वो पढ़ सकें। सीरियसली, ये वो त्याग था जिसने इस इतने महान सफर की नींव रखी। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि महज 8 साल के एक बच्चे में कितना असाधारण अनुशासन हो सकता है। ये वाकई हैरान करने वाला है। जब उन्हें पता चला ना कि दूर के गांव में एक टीचर फ्री में गणित पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी एक सख्त शर्त है। शर्त ये कि बच्चे सुबह 4 बजे नहाकर ही आएं, तो उस बच्चे ने हार नहीं मानी। चाहे कितनी भी कड़ाके की ठंड हो या बारिश, वो हर सुबह ठंडे पानी से नहाकर मीलों पैदल चलकर वहां जाता था। और कहानी यही खत्म नहीं होती। ट्यूशन के बाद अपने परिवार की फाइनेंशियली मदद करने के लिए वो रेलवे स्टेशन से दीनामनी अखबार उठाते और पूरे गांव में घर घर जाकर बांटते थे। मतलब ये एक ऐसा रूटीन था जो किसी भी आम इंसान को पूरी तरह थका दे। फिर जब वो इतने काम और पढ़ाई के बाद थक जाते तो क्या करते? उनकी दोपहरें अक्सर मणिकम की लाइब्रेरी में बीतती थीं। वहां वो पुरानी किताबें और साहित्य पढ़ते थे। लेकिन उनका जो असली सपना था ना, वो तब जागा जब उन्होंने समंदर के किनारे बैठकर आसमान में उड़ते पंछियों को देखा। बस उसी खुले आसमान को निहारते हुए उस छोटे से बच्चे ने एक दिन पायलट बनने का इतना बड़ा सपना देख लिया। कलाम साहब हमेशा मानते थे कि छोटे सपने देखना एक अपराध है। सपने तभी सच होते हैं जब हम उन्हें देखना शुरू करते हैं। है ना कमाल की बात? लेकिन जाहिर है, इतने बड़े सपने को पूरा करने के रास्ते में पैसे की तंगी तो सबसे बड़ी रुकावट थी ही। 1931 से लेकर 1955 तक का जो ये सफर है, ये सिर्फ कुछ सालों की बात नहीं है। ये एक पूरे परिवार के भारी बलिदान की कहानी है। सेंट जोसेफ कॉलेज से होते हुए जब उन्हें 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए जाना था, तो उनके पास फीस के पैसे ही नहीं थे। तब पता है क्या हुआ? उनकी बड़ी बहन ने अपने सोने के कंगन गिरवी रख दिए। परिवार के हर एक सदस्य ने उनके फाइटर पायलट बनने को सपने को लिटरली अपना सपना बना लिया था। अब MIT पहुंच तो गए, लेकिन वहां भी सफर कोई आसान नहीं था। वहां वो एक ऐसे एरोस्पेस प्रोजेक्ट में फंस गए जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और तभी कॉलेज के डीन ने बहुत ही सख्त लहजे में अल्टीमेटम दे दिया कि अगर 3 दिन में प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो उनकी स्कॉलरशिप रद्द। सोचिए, ये उनके लिए सब कुछ खत्म हो जाने जैसा था। लेकिन कलाम साहब ने क्या किया? अगले 72 घंटों तक बिना सोए दिन रात एक करके उस प्रोजेक्ट को पूरा कर डाला। डीन भी एकदम सन्न रह गए। उन्होंने बाद में कहा कि वो बस उनकी लिमिट्स टेस्ट कर रहे थे। इस एक घटना ने कलाम साहब को अंदर से फौलाद बना दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहते हैं और फिर भी वो हमें नहीं मिलती। जरा सोचिए, क्या होता है जब जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे अजीज सपना अचानक से चकनाचूर हो जाए। कलाम साहब का वो बचपन का सपना था ना, इंडियन एयरफोर्स में जाने का। उन्होंने परीक्षा पास की और देहरादून इंटरव्यू के लिए भी गए। लेकिन यहां किस्मत या कहूं तो गणित उनके खिलाफ था। वायुसेना में सिर्फ 8 पद खाली थे और कलाम साहब की रैंक आई 9वीं। सिर्फ एक रैंक, सिर्फ एक स्पॉट से उनका जिंदगी भर का सपना टूट गया। ये वो पल था जब उनकी आंखों के सामने हर एक उम्मीद ढह गई। निराशा इतनी ज्यादा गहरी थी कि ऋषिकेश में गंगा के किनारे टहलते हुए उनके मन में नदी में कूदकर अपनी जान लेने तक का भयानक ख्याल आ गया था।
तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि सही वक्त पर मिला सही मार्गदर्शन किसी का जीवन भी बचा सकता है। उसी गंगा किनारे उनकी मुलाकात स्वामी शिवानंद से हुई। कलाम साहब की आंखों में आंसू देखकर स्वामी जी ने उनका दर्द समझा। उन्होंने कहा कि तुम असफल नहीं हुए हो, बल्कि ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा सोच रखा है। उन्होंने सलाह दी कि वापस जाओ और कुछ नया करने की कोशिश करो, क्योंकि हर दिन एक नया सवेरा लाता है। इन शब्दों ने मानो उनके भीतर एक नई जान फूंक दी और उन्हें वापस जीवन की ओर मोड़ दिया। इसके बाद तो उन्होंने रक्षा अनुसंधान में कदम रखा और जल्द ही महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की नजर उन पर पड़ गई। बस यहीं से शुरुआत हुई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम यानी इनकोस्पार की। और इसकी शुरुआत ना बेहद साधारण, बल्कि कहूं तो एकदम अभावों से भरी थी। केरल के थुम्बा गांव में एक चर्च को वर्कशॉप बना दिया गया और वहां के फादर के घर को ऑफिस। रॉकेट के पुर्जों को बैलगाड़ी और साइकिल पर लादकर लॉन्च पैड तक ले जाया जा रहा था। कोई और होता तो शायद संसाधनों की इतनी कमी देखकर वहीं हार मान लेता। लेकिन कलाम साहब और उनकी इस अद्भुत टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने किसी भी चुनौती को खुद को हराने का मौका ही नहीं दिया और फाइनली 21 नवंबर 1963 को इन बेहद सीमित संसाधनों के बावजूद भारत ने अपना पहला रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च कर ही दिया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अगर इंसान की इच्छा शक्ति मजबूत होना तो संसाधनों की कमी कभी भी किसी के सपनों की उड़ान को नहीं रोक सकती, बिल्कुल नहीं। हालांकि विज्ञान का रास्ता कभी सीधा तो होता नहीं है। 1969 में उन्हें भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च प्रोजेक्ट SLV-3 का डायरेक्टर बनाया गया। बजट बहुत कम था, लोग तमाम तरह के सवाल उठा रहे थे। कलाम साहब ने बिना कोई छुट्टी लिए खून पसीने से इसे तैयार किया। इसी दौरान उनके पिता का भी निधन हो गया। सोचिए उन पर क्या बीती होगी, लेकिन वो अपने लक्ष्य से डिगे नहीं। फिर भी अगस्त 1979 में जब लॉन्च हुआ तो रॉकेट सीधे बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। लोगों ने खूब ताने मारे, लेकिन कलाम साहब ने इस नाकामी से सीखा और सिर्फ 1 साल के अंदर 18 जुलाई 1980 को SLV रोहिणी का सफल लॉन्च करके भारत का झंडा अंतरिक्ष में शान से फहरा दिया। इसके बाद भारत को एक सामरिक ताकत बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें बनाईं और यहीं से उन्हें मिसाइल मैन का नाम मिला। एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, जब वे कुछ समय के लिए अमेरिका गए थे तो नासा उनकी काबिलियत देखकर इतना इंप्रेस हुआ कि उन्होंने कलाम साहब को एक बहुत ही शानदार जॉब ऑफर कर दी। लेकिन उन्होंने बस मुस्कुराकर मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी जिद भारत को स्पेस में आगे ले जाने की थी। और फिर पोखरण 2 के दौरान अमेरिकी सैटेलाइट्स की आंखों में धूल झोंककर सीक्रेटली परमाणु परीक्षण करना, ये उनके करियर का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने भारत को रातों रात एक न्यूक्लियर सुपर पावर बना दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक मुकाम तक पहुंचता है। उनका ये जो अथक संघर्ष था ना, वो अब अभूतपूर्व अचीवमेंट्स में बदलता चला गया। 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और फिर देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। और फाइनली 25 जुलाई 2002 का वो ऐतिहासिक दिन आया। रामेश्वरम का वो अखबार बेचने वाला लड़का भारत का 11वां राष्ट्रपति बन गया। ये सिर्फ एक इंसान की जीत नहीं थी दोस्तों, ये हर उस भारतीय की जीत थी जो बड़े सपने देखने की हिम्मत करता है। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनकी सादगी बिल्कुल नहीं बदली। वो सच में हैरान करने वाली थी। उन्होंने अपने राष्ट्रपति पद का 100%, जी हां 100% वेतन ग्रामीण स्कूलों के लिए दान कर दिया। अपनी पर्सनल वेल्थ के नाम पर उन्होंने कुछ नहीं रखा। वो बस ये चाहते थे कि देश के किसी भी कोने में बड़े सपने देखने वाले किसी भी बच्चे को उस आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े जिससे वो खुद गुजरे थे। वो सही मायनों में हम सबके जनता के राष्ट्रपति थे। उनकी ये महानता न सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया उनका सम्मान करती थी। आपको पता है, 26 मई 2005 को जब उन्होंने स्विट्जरलैंड में कदम रखा तो वहां की सरकार ने उनके सम्मान में उस दिन को ही साइंस डे यानी विज्ञान दिवस घोषित कर दिया। 27 जुलाई 2015 को हमने इस महान हस्ती को खो तो दिया, लेकिन उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका दुनिया में कोई हेटर नहीं था, जिनके बारे में बात करते ही हम सबकी आंखें गर्व और खुशी से भर आती हैं। इस असाधारण सफर के अंत में कलाम साहब का वो मशहूर कोट मुझे हमेशा याद आता है, सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो सोने नहीं देते। एक छोटे से अंधेरे कमरे से शुरू होकर अंतरिक्ष की अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचने वाली ये कहानी आज हम सभी के सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है कि अगर हम भी बिना थके, बिना रुके अपने सपनों का पीछा करें तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी विरासत छोड़कर जाएंगे। सोचिएगा जरूर।